नमस्कार। बात को समझो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दुनिया में लड़ाइयां हैं कि खत्म नहीं हो रही है। कारण जो भी हो, लड़ाइयां जारी हैं। रूस ने जब यूक्रेन पर यह कहते हुए धावा बोल दिया था कि वो नाटो में शामिल होगा तो ठीक नहीं होगा, और कुछ जो क्षेत्र हैं यूक्रेन के भीतर वो दरअसल रूस के हैं, क्रीमिया से लेकर दूसरे क्षेत्रों का जो विवाद है, और उसको अब 3 साल से ऊपर हो चुका है, वो युद्ध खत्म नहीं हो रहा। इसी तरह इजराइल और हमास की जो लड़ाई है वो भी अब लगभग 2 साल से लगातार जारी है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले की हिमाकत की और हमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। उधर जो इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई शुरू हुई थी उसने बाकी आसपास के क्षेत्र को भी अपने घेरे में ले लिया, और ईरान पर भी लगातार हमले हुए, कभी हूतियों पर, कभी किसी पर। इजराइल ने केवल हमास को अपना निशाना नहीं रखा। इजराइल का कहना यह था कि अब ये कभी खत्म न होने वाला युद्ध है, केवल तभी रुकेगा जो हमारे दुश्मन हैं, जो इजराइल के अस्तित्व पर, उसके एग्जिस्टेंस पर हमला करते हैं, जब तक उनको नेस्तनाबूद नहीं कर देते तब तक हम इस जंग को रोकेंगे नहीं। उसमें बड़ा जो फैक्टर है, बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि उसके साथ दुनिया का इस वक्त का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका खड़ा हुआ है। जी हाँ, अमेरिका अगर इजराइल की पीठ के पीछे ना खड़ा हो तो इजराइल के पास ये शक्ति नहीं है कि वो इस तरह के कारनामे कर दिखाए, इस तरह के युद्धों को अंजाम दे, इस तरह के हमलों को अंजाम दे। बहरहाल अभी जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें भारत में जो भीषण हादसा हुआ गुरुवार को एयर इंडिया के विमान का, उससे लोग उबर नहीं रहे थे, और सुबह आंख खोली तो पता लगा कि ईरान पर लगातार दनादन हमले कर दिए हैं इजराइल ने। इसीलिए बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये ताज़ा हमले क्या हैं, क्यों हुए हैं, जो लगातार लड़ाई चली आ रही है ईरान और इजराइल के बीच में, वो इससे क्या मोड़ लेगी, और कभी एक समय साथ रहने वाले ये दोनों देश आखिर क्यों एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन बन गए हैं। बात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी क्या हुआ है। ईरान पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, हवाई हमले। अब आमने सामने की युद्धों जो सेना लड़ती थी उसके ज़माने तो लगभग खत्म ही हो चले हैं, और ये हमने न केवल ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देखा, बल्कि यूक्रेन ने जिस तरीके से केवल 6 करोड़ रुपए खर्च करके 60,000 करोड़ का नुकसान रशिया को पहुंचा दिया था, तब भी देखा। और ऐसा ही कुछ करने की सबसे ज़्यादा महारत जिसको हासिल है वो है इजराइल। तो इस एयर स्ट्राइक में ईरान के जो हैं 20 टॉप कमांडर, सेना के जो कमांडर हैं वो मारे गए हैं। इनमें आर्मी और एयरफोर्स के चीफ, यानी उनके जो प्रमुख होते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ एयर चीफ और आर्मी चीफ होते हैं उस तरह के, वो दोनों भी मारे गए, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा झटका है ईरान के लिए, जो किसी भी तरीके से इजराइल के हमलों से उबर कर खुद पलटवार करने की तैयारी कर रहा था, कोशिश कर रहा था, उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। इजराइल ने शुक्रवार सुबह 200 फाइटर जेट से 6 ठिकानों पर ईरान में हमला किया। इन हमलों में ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान ने दोपहर में इजराइल पर जवाबी हमले भी किए हैं। ईरान ने 100 से ज़्यादा ड्रोन दागे हैं। इजरायली सेना यानी आईडीएफ का दावा है कि उसने सभी ड्रोन निष्क्रिय कर दिए हैं और बीच में ही मार गिराए हैं, जो उसका आयरन डोम है, और दूसरी उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणालियां हैं वो सक्रिय हुई और उन्होंने ईरान के हमलों को नाकाम किया, ऐसा आईडीएफ का दावा है। अभी तक एक भी ड्रोन इजराइल की सीमा में नहीं पहुंच सका है, ऐसा आईडीएफ ने कहा। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लगभग चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान परमाणु तो समझौता कर ले, वरना और भी बड़ा हमला उसको झेलना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा सब कुछ खत्म होने से पहले ईरान को यह डील कर लेनी चाहिए। मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके की धमकी और चेतावनी दोनों ईरान को दी गई है अमेरिका के द्वारा, ट्रंप के द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अब यह भी जान लेते हैं कि इजराइल के ईरान पर किए गए ताज़ा हमलों की वजह क्या है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इस अभियान को शुरू करने का मकसद ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों से पैदा हो रहे खतरे को खत्म करना है। शुक्रवार को ईरान के खिलाफ शुरू हुए इस अभियान का नाम ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, जी हाँ, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन रखा गया। नेतन्याहू ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद इजराइल के अस्तित्व के लिए ईरानी खतरे को कम करना है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि यह ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक कि खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, और नेतन्याहू ये शुरू से कह रहे हैं। समझना यह जरूरी है कि ऐसा कौन सा खतरा है, ईरान से इजराइल को क्या खतरा हो सकता है जिसकी बात नेतन्याहू कर रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरान पर यह आरोप लगाया है कि वह वैश्विक चेतावनियों को नज़रअंदाज करके ईरान अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा रहा है।
नेतन्याहू ने कई परमाणु बम बनाने में सक्षम ईरान के यूरेनियम भंडार की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने जितना उच्च संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि ईरान कुछ ही महीनों में परमाणु हथियार विकसित कर सकता है और इसकी जानकारी होने की बात नेतन्याहू ने कही है। अब समझना ये ज़रूरी है कि ये जो ताज़ा हमले हुए हैं शुक्रवार को इजराइल के द्वारा ईरान पर, उनका कितना असर होगा, बात को समझते हैं। इजरायली हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई है। सलामी IRGC मुख्यालय पर हुए हमले में मारे गए। वे ईरान के सबसे प्रभावशाली सैन्य अधिकारियों में से एक थे और 2019 से IRGC के प्रमुख पद पर कार्यरत थे। उन्हें बहुत कट्टर और आक्रामक रणनीति के लिए जाना जाता था। ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड देश के भीतर मुख्य शक्ति केंद्रों में से एक है। ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के शस्त्रागार को भी नियंत्रित करता है और इसके अलावा इन हमलों में ईरान के 6 वैज्ञानिक भी मारे जाने की खबर सामने आई है। वैज्ञानिक इसलिए कि ये वैज्ञानिक परमाणु बम बनाएंगे, उसको अंजाम देंगे, उसको आकार देंगे, इसलिए सीधे वैज्ञानिकों को ही खत्म कर दो। ये रणनीति इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर अपनाई है। इजराइल ने ईरान के सैन्य प्रमुख मोहम्मद बागेरी के भी मारे जाने का दावा अपने हमलों में किया है। यह भी जानना जरूरी है कि इजराइल ने इन सब हमलों के लिए यही वक्त क्यों चुना। ये टाइमिंग जो है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, बात को समझते हैं। कहा जा रहा है कि ईरान का परमाणु हथियार हासिल करने का कार्यक्रम निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु संवर्धन पर निगरानी रखने वाली एजेंसी ने हालिया रिपोर्ट में कहा है कि ईरान के पास 408 किलो यूरेनियम का ऐसा भंडार है जो कि 60% तक संवर्धित है। वहीं 133 किलो यूरेनियम 50% तक संवर्धित है। गौरतलब है कि परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम के 90% संवर्धन की जरूरत होती है। मतलब ईरान उस शक्ति को हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुका है। इसीलिए नेतन्याहू का यह दावा है कि इस वक्त ईरान के पास जितना संवर्धित यूरेनियम है वो 9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। कहा जा रहा है कि उसमें से 1/3 का उत्पादन पिछले 3 महीने के समय में ही किया गया। मतलब बहुत तेजी से ईरान ने इस यूरेनियम को संवर्धित करके परमाणु बम के लिए उपयोग के लायक बना लिया है केवल 3 महीने के अंतराल में। ईरान के परमाणु शक्ति बनने की इस तीव्र तैयारी पर ब्रेक लगाने के लिए ही इन हमलों को अभी अंजाम दिया गया है। तो ये टाइमिंग वाली बात जो थी उसको समझने की कोशिश हमने बात को समझने में की। पर यह भी समझना जरूरी है कि इजराइल ने आखिर ईरान में कैसे पहुंचाए ड्रोन। जी हाँ, आपके दिमाग में भी वही स्टोरी जहन में गूंज रही होगी, घूम रही होगी कि कैसे ज़ेलेंस्की ने रूसी सीमा के भीतर लगभग 4,500 किलोमीटर भीतर तक अपने ड्रोन पहुंचा दिए थे लकड़ी के बक्सों में रख के, और कैसे एक जबरदस्त हमले को अंजाम दिया था। अब समझते हैं कि इजराइल ने ईरान में ड्रोन कैसे पहुंचाए। इजराइल ने हमले से पहले ईरान में ड्रोन और अन्य हथियारों की तस्करी करवाई। यही रास्ता ज़ेलेंस्की ने भी सीखा और वही अपनाया। उन्हें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर IDF ने तेहरान में पहुंचाया। मोसाद एजेंटों ने तेहरान के पास ईरानी धरती पर ड्रोन बेस स्थापित किए। गुरुवार की देर रात ड्रोन सक्रिय किए गए और इसके अलावा हथियार प्रणालियों से लदे वाहनों को भी ईरान में तस्करी के जरिए लाया गया। इसने ईरान की हवाई सुरक्षा को नष्ट कर दिया तथा इजरायली विमानों को ईरान पर हवाई प्रभुत्व और कार्रवाई की स्वतंत्रता मिल गई। इतना ही नहीं, मोसाद के कमांडो द्वारा मध्य ईरान में विमान रोधी स्थलों के पास सटीक मिसाइलों की तैनाती भी कर दी गई। ये स्थानीय खुफिया एजेंसियों की नज़रों से पूरी तरह से बचते हुए ईरान के मध्य में काम कर रहे थे। मतलब आपको ये समझना चाहिए कि वो मोसाद जो इस तरह के जो अभियान होते हैं उनको अंजाम देने के लिए पहले ही बहुत चर्चित रहा है। हम जानते हैं कि किस तरीके से जो म्यूनिख ओलंपिक में हमला हुआ था इजरायली लोगों पर, यहूदियों पर, उसका किस तरह से बदला लिया, किस तरह ढूंढ ढूंढ के लोगों को मारा और कैसे इदी अमीन की नाक के नीचे से ठीक विमान को निकाल कर ले आए थे। उसी मोसाद के लोगों ने किस तरीके से ईरान की सुरक्षा में सेंध लगाकर अंदर जाकर हमला किया। ये यहाँ ठहर कर ये समझना जरूरी है कि दुनिया में युद्ध नीति किस तरीके से बदल रही है। युद्ध को अंजाम देने वाले सारे सैन्य कमांडर जरूर इन सारी घटनाओं को होते हुए देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं। और भारत की दृष्टि से भी हमको बहुत चौकन्ना होना जरूरी है कि आप S-400 लगाएंगे सीमा पर, सारा रडार सिस्टम सीमा पर या हवाई अड्डों के आसपास लगाएंगे, जिससे कोई भी हवाई हमला होगा, जब तक वो हमला होगा तब तक पूरी जो रक्षा प्रणाली है वो सक्रिय हो जाएगी और उस हमले को नाकाम करेगी। यही हमने किया भी।
जब हमारे ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी ठिकानों पर हमले के जवाब में पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे और मिसाइलें भी भेजी, उन सबको हमने इसलिए निष्क्रिय कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, क्योंकि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली थी वो सक्रिय थी। S-400 से लेकर अन्य सभी प्रणालियों ने अपना काम दिखाया। मगर सोचिए कि सीमा के भीतर सीधे घुसकर कोई आ जाए और वहां पर जाकर इस तरह के तंत्र को स्थापित करे, तो ये सारी प्रणालियां बेकार साबित हो जाती है। और यही आज के ज़माने में युद्ध लड़ने का नया तरीका बन रहा है। ये बहुत गंभीर है और इसको लेकर सभी सैन्य कमांडरों को चौकन्ना होने की ज़रूरत है कि तस्करी के जरिए अगर अंदर ड्रोन आ जाएं, ड्रोन के बेस स्थापित हो जाएं, आपकी जो मिसाइल रोधी प्रणाली है उसी को अंदर जाकर निष्क्रिय कर दिया जाएगा, तो फिर सारा पैसा जो उन पर खर्च हुआ है वो बेकार है। और ये इस तकनीक का उपयोग अब बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि किसी की देश के भीतर किस तरह से जासूसी नेटवर्क है कि पूरी देश के सुरक्षा तंत्र को भेदते हुए ये सारा तस्करी के जरिए सामान पहुंचाया जा रहा है। और ये भी समझना जरूरी है कि इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है। किस तरह पेजर वगैरह भेजे गए थे ये हम सब जानते हैं। उस घटना पर भी नजर डालने की कोशिश बात को समझो में करते हैं कि इजराइल ने दरअसल पहली बार ईरान की सुरक्षा में इस तरह की सेंध नहीं लगाई है। ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल ने ईरान की सुरक्षा को भेदा हो। इससे पहले जुलाई 2024 में हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की ईरान के भीतर ही राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई थी। इस्माइल हानिया की मौत सबसे ज़्यादा चर्चा में भी रही थी कि कैसे सटीक निशाना लगा कि केवल उस कोने के घर में, उस फ्लैट में और इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच उस सुरक्षा तंत्र को भेदते हुए उनकी हत्या वहाँ ईरान के ठीक भीतर कर दी गई थी। इस्माइल हानिया की हत्या का आरोप इजराइल पर ही लगाया गया था। हानिया की हत्या के 5 महीने बाद इजराइल ने हानिया को मारने की बात कबूल भी कर ली थी। हानिया की हत्या एक कम दूरी के प्रक्षेप्य माध्यम से की गई थी। हानिया उस वक्त ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान गया हुआ था और इसी वक्त उसको मार दिया। और वो सारे दृश्य आपकी आंखों के सामने जीवंत हो रहे होंगे। बहुत सटीक निशाना। यही जो रिपब्लिकन गार्ड थे जिनको अब निशाना बनाया है इजराइल ने, इन सब की सुरक्षा के बीच में हानिया वहाँ रहता था और उसका मूवमेंट जो था बहुत लोगों को पता नहीं होता था। पर कैसे वहां पर वो प्रक्षेपण का अस्त्र पहुंचा दिया गया और केवल उसी कमरे के उसी बालकनी से वो हमला अंजाम दिया गया जहां पर हानिया रुका था, वो करिश्मा कर दिखाया था ये मोसाद के ऑपरेटर्स ने और वैसा ही फिर उन्होंने किया। ये जान लेना ज़रूरी है कि कभी ईरान और इजराइल जो दोस्त हुआ करते थे, आखिरकार उनमें इस तरह की कट्टर दुश्मनी क्यों पनप गई है। तो आज ईरान और इजराइल जो भले ही आमने सामने हैं, लड़ाई कर रहे हैं, खूब कट्टर दुश्मनी दिखा रहे हैं, एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं, लेकिन ये दरअसल कभी दोस्त हुआ करते थे। इनके रिश्तों में खटास की वजह ईरान की क्रांति को माना जाता है। दरअसल 1948 में जब इजराइल अस्तित्व में आया तो ईरान उसे देश के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश बना था। मतलब वो इजराइल के साथ था, उसका दोस्त बन के खड़ा था। उस वक्त ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था। इस राजवंश ने आधी सदी से अधिक समय तक शासन किया ईरान पर। पहलवी राजवंश अमेरिका का समर्थक था, जबकि इजराइल अमेरिका का समर्थन करता ही था। तो इसीलिए इनकी भी दोस्ती की ये भी वजह थी। ईरान की 1979 में हुई इस्लामी क्रांति ने दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास ला दी। नई ईरानी सत्ता ने अमेरिका को ईरान में महान शैतान और इजराइल को छोटा शैतान की संज्ञा दे दी। मतलब नई जो सत्ता आई कट्टरपंथी ईरान में, उसने अमेरिका को महान शैतान, बड़ा शैतान घोषित कर दिया और इजराइल को छोटा शैतान की संज्ञा दे दी। और ये कट्टर फिर जो दुश्मनी थी वो बढ़ती चली गई। क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के साथ सभी संबंध भी तोड़ दिए। इसके बाद दोनों देशों के बीच की दुश्मनी बढ़ती चली गई है और वो इस हद तक पहुंच गई है कि लगातार आक्रमण पे आक्रमण जारी है। और इजराइल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अमेरिकी बेस के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका और ईरान की खटास तो जग जाहिर है। अमेरिका किसी कीमत पर नहीं चाहता कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने। अमेरिका के अपने हित हैं, इजराइल की अपनी मजबूरियां, पर इन मजबूरियों के बीच जो दिक्कत है वो ये कि दुनिया लड़ाइयों के साथ आगे बढ़ रही है, शांति और प्रेम के साथ नहीं। और बारूद की ये गंध परेशान करने वाली है जो दुनिया की फिजाओं में घूम रही है। वैसे ही कई अन्य मसले हैं पर्यावरण के, पानी के, जंगल और ज़मीन के। लेकिन इस वक्त जो बड़ी ताकतें हैं वो बारूद के ढेर पर बैठकर दुनिया में लड़ाइयों को अंजाम देने में लगी हैं। जो लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं वो तो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं और नई लड़ाइयाँ लगातार सामने आ रही हैं। उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमको जल्दी ही बारूद की इस गंध से मुक्ति मिलेगी। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला.com।